लोग मरते हैं, अहले इल्म नहीं मरते, उनकी बातों को याद रखा जाता है। जो सर करके आते थे और उनको का नाम रोशन करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी पिक सर करते जाऊंगी उसका फोटो। फाउल हुआ है, फ्री किक मिली है, हमारा जो कप्तान है उसने गोल कर दिया। फिर इस वक्त राइस की जो प्रोडक्शन है वो 20-30% शॉर्ट है। लव मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे मामला हो सकते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। सुबह बखैर पाकिस्तान। आज 8 अगस्त तारीख है और जश्न आज़ादी में अब सिर्फ 6 रोज़ बाकी रह गए हैं और इसके साथ साथ बहुत सी डेवलपमेंट्स हैपनिंग्स जो कि पाइपलाइन में हैं, मुशावरतें, राब्ते, सिलसिले ये चल रहे हैं। और अब आपको पता है कल असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी। कल 9 तारीख है, 9 तारीख का ऐलान किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया, जिसके लिए राब्ते तेज़ हो चुके हैं, मुशावरतें भी चल रही हैं। तो हो सकता है कि आज के नाम सामने आ जाए या फिर कल ही अनाउंस किया जाएगा। ये देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। तो हैपनिंग्स से भरपूर ये हफ्ता रहने वाला है। उसके बाद अगले हफ्ते 14 अगस्त आ जाएगी, जश्न आज़ादी का जश्न जो है वो हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। अब आ जाते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि इल्म के साथ कामयाबी हासिल करो, सफ़ाए हस्ती पर हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा। लोग मरते हैं, अहले इल्म नहीं मरते, उनकी बातों को याद रखा जाता है। बर्दाश्त और मुआफ़ करना इंसान की ताकत की बेहतरीन मिसाल है, जबकि इंतकाम की ख्वाहिश इंसान की कमज़ोरी को जाहिर करती है। तो ये खूबसूरत सी बात है जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। बड़ी खबर हमारे पास क्या है, किस पर डिटेल पर बात होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस एक दिन बाकी रह गया है, कल असम्बलियाँ तहलील हो जानी है और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मुशावरतों का अमल जारी है। जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब को ऐसी तजवीज़ देंगे कि जिस पर नून लीग भी राज़ी हो, और नून लीग ये कह रही है कि जी हम कोई ऐसी बात करेंगे जिस पर तमाम इत्तेहादी भी राज़ी हों। पहले शाहिद खान अब्बासी का नाम कुछ सुनने में आ रहा था, लेकिन उस पर भी मना हो गया। फिर हफीज़ शेख साहब का नाम ज़्यादा सुनने में आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनके IMF के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। तो आगे IMF के साथ डीलिंग के एतबार से अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन है वो। तो देखते हैं कि उनके नाम पर इत्तफाक हो पाता है या नहीं हो पाता। फिर एक जज साहब का नाम भी सामने आ रहा है। तो चीज़ें तो बहुत सारी चल रही हैं, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन इत्तफाक किस पर होता है ये एक सवाल है जिसका जवाब आज नहीं तो कल हमें मिल जाना है। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। हुकूमत बस एक दिन की मेहमान, तहलील होगा कल कौमी असम्बली का ऐवान। नून लीग ने 3 नाम फाइनल कर लिए, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मिलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आज होने का इम्कान। बदतरीन तशद्दुद का शिकार रिजवाना को इंसाफ की उम्मीद बंद गई। अदलिया का मामले में बड़ा इक़दाम, तशद्दुद करने वाली मरकजी मुल्ज़िमा सोमिया गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत खारिज कर दी। अदालत ने 2 सफ़ात का जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। ओस्लो की सरजमीन पर सबसे लाली परचम सरबलंद। नॉर्वे कप में ये सिल्वर मेडल्स पाकिस्तानी। स्ट्रीट चाइल्ड्स के नाम कौमी स्ट्रीट फुटबॉलर्स बच्चे नॉर्वे कप का फाइनल तो ना जीत सके, मगर अपनी परफॉर्मेंस से हजारों शायकीन के दिल जीत लिए। और जो कोई ना कर पाया अरहान अब्बास ने कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। कोपे माँ की दुनिया में सब्ज हिलाली परचम सरबलंद। खुसर किंग चौटी के बाद बाबू सर पीक सर कर लिया। नन्हे कोपे माँ की हिम्मत और चट्टान जैसे हौसले की दास्तान आज आपको सुनाएंगे। ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज प्रोग्राम में बात होगी और आपको बताएंगे क्या सियासी हलचल इस वक्त चल रही है। ऐवान तो कल तहलील हो जाएंगे, अलबत्ता जो ये मुशावरतें, इजलास हो रहे हैं, बैठकें लग रही हैं, इनमें क्या डिसाइड होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, चाहे मगोइयाँ क्या हैं। अब आ जाते हैं ट्रेंड्स की तरफ। तो ट्रेंड्स में बाबर आजम इस वक्त टॉप 10 में शामिल हैं। पाकिस्तानी कौमी टीम के कप्तान और दुनिया क्रिकेट के मायनाज बल्लेबाज बाबर आजम ट्रेंड कर रहे हैं। लिंकन जो प्रीमियर लीग है उसमें गॉल टाइटंस के खिलाफ मैच में धुआंधार बैटिंग की बदौलत रवां सीजन की पहली सेंचुरी उन्होंने जड़ दी है। सारिफीन की जानिब से बाबर आजम की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और अब तक इस ट्रेंड में 18,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं और ये पहली बार नहीं है। बाबर आजम कई बार ट्रेंड कर चुके हैं और अपनी इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बायस
उनको सराहा जाता है, लोग उनकी परफॉर्मेंस पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो बाबर आजम के इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चे चल रहे हैं। दूसरा जो ट्रेंड है वो शुक्रिया कसूर, ये ट्रेंड में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कसूर किया, जहां मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा गया। इस ट्रेंड में सारिफीन कसूर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ करार दे रहे हैं और जलसे की कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस ट्रेंड में अब तक 14,000 से ज़ायद सारिफीन ने अपने ट्वीट्स किए हैं। तो इस जलसे में क्या सूरत हाल रही, इस पर भी हम आपको बताएंगे, आगे चलकर करेंगे। अभी जनाब आ जाते हैं सियासी मैदान पर, बात करते हैं जिसकी बड़ी खबर जो है वो आने वाली है। आज का दिन इंतहाई अहम है। आज रात तक निगरान सेटअप का ऐलान मुतवक्के है, यानी आज ही ऐलान हो जाएगा। आज रात को ही निगरान वज़ीर आज़म के लिए हतमी नाम फाइनल हो जाएंगे। मुमकिन तौर पर यह ऐलान वफाकी वज़रा की जानिब से होने की तवक्को की जा रही है, जबकि कल 9 अगस्त है और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर से एक समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल हो जाएगी, जिसमें कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस होगी, जिसके बाद कल कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने ज्वाइन किया है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। कैसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर साहब, इलेक्शन की आमद है और आज कहा जा रहा है कि मुतवक्के निगरान सेटअप के लिए नामों का ऐलान किया जाएगा, कुछ बताएंगे? मुशावरत मुकम्मल हो गई है? लेकिन निगरान जो सेटअप है उसके लिए तो काफ़ी दिनों से मुशावरत हो रही है और कंसेंसस मैं समझता हूँ कि मुश्तरका तौर पे ही, क्योंकि हमने असम्बली डिसॉल्व का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है, तो कोई ना कोई सामने नाम आ जाएगा। मुख्तलिफ नाम आप देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से स्पेकुलेट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई बेहतर नाम जो सबको मंजूर करे कि वो फायदेमंद हो, उनका नाम। अच्छा कैसर साहब, 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह का एक बयान आता है जिसमें वो बता रहे थे कि वजीर खजाना और शाहिद खाकान के नाम शॉर्टलिस्ट नहीं है, क्या आपके पास भी ऐसी कोई इत्तला है? तो कोई पता नहीं, देखे ना, ये तो राना साहब का मैंने भी बयान सुना है, आपने भी, राना साहब के नॉलेज में होगा, हमें तो इस बारे में कोई पता नहीं है। ठीक है ना जी, कोई हो तो ज़रूर मैं बताता, क्योंकि हमारी कोई पार्टी की मीटिंग तो हुई नहीं इस सिलसिले में। वो आपस में डिस्कस ज़रूर हुआ होगा, मिनिस्टर्स में हुआ होगा या अपने उनके करीबी जो रफ़का हैं, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा कैसे साहब, आपके कुछ इत्तेहादियों के मर्दमशुमारी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उन्हें दूर कर दिया जाएगा या कर दिया गया है? तो CCI की जो मीटिंग हुई है उसमें तो किसी ने कोई तफादात या कोई अपने खदशात का इजहार नहीं किया, बल्कि MKM को जो पहले काफ़ी वो उनकी शिकायत थी, तो उन्होंने भी कहा है कि हमारे लिए तो हक में बेहतर हुआ है, और कोई सामने वाज़े तौर पे कोई ऐसा इख्तलाफ आया तो नहीं है। CCI ने तो यूनानिमस फैसला किया है कि जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी, और वो जितनी जल्द हो सके, इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हो रहा था, कुछ तय हो गया होगा उसमें कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं। और अच्छा कैसे साहब, इस वक्त एक अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है कि अगर नई हल्का बंदियां हुई तो इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएंगे, क्या वैसा होता देख रहे हैं आप भी? बेहतर लोगों का यही ख्याल है कि ठीक है, उसमें कम से कम कहते हैं जी 4 महीने का प्रोसीजर है ये हल्का बंदियों में, फिर 2 महीने इलेक्शन के लिए चाहिए, तो 4-5 महीने तो कम से कम आज से अगर गिनेंगे तो होगा। तो फरवरी से पहले इलेक्शन करवाना मुश्किल हो रहा है। आज अगस्त का मिड हो रही है, तो फरवरी से पहले इलेक्शन मुश्किल नजर आ रहा है। कैसे साहब, इस सारी सूरत हाल में कौम मुंतज़िर है कि बड़े मियाँ साहब की वापसी कब होती है, कब तक वापसी मुतवक्के है? वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान कर दिया है कि अगला वज़ीर आज़म वो नवाज शरीफ होंगे, तो कब आ रहे हैं वापस मियाँ साहब? अगर देखें ना, जिस तरह हम तवक्को कर रहे हैं, अगला इलेक्शन में 2 महीने तो कम से कम भरपूर इलेक्शन के लिए कंपेन होती है, तो वज़ीर आज़म के जो कैंडिडेट हैं और हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो 2 महीने तो इलेक्शन कंपेन होनी है भरपूर। तो उससे पहले यानी अगर फरवरी में भी हम इलेक्शन समझते हैं कि हों, तो दिसंबर में तो उनको हर सूरत में आना होगा ना। 2-3 महीने में, 2 महीने में हम तवक्को करेंगे, जल्द आना चाहिए, लेकिन यानी लास्ट भी आए, देर से भी आए, तो नवंबर दिसंबर में तो मियाँ साहब तशरीफ लाएंगे यहाँ।
सही, यानी कि आपका ये मतलब है कि वो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले आएंगे जब कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब चूंकि कैसर साहब आपका ताल्लुक कराची से है, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुस्लिम लीग नवाज की कराची में इलेक्शन को लेकर तैयारियां क्या, और साथ में ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ की नवंबर या दिसंबर में वापसी के लिए पंजाब में उनके वेलकम की तैयारियां भी की जा रही हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा जलसा कसूर में हुआ है और मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़े पुरजोश अंदाज में जलसे को खिताब किया है। तो इलेक्शन की कैंपेन तो शुरू हो गई है और वो होनी भी चाहिए, अब क्योंकि हमारी असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी तो हर कोई अपने इलेक्शन अपने अपने हल्के में भी इलेक्शन की कैंपेन में लग जाएगा और फिर पार्टियां भी अपना बयानिया बनाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी तमाम पार्टियों को तमाम सूबों में काम करने की जरूरत है। मैं क्योंकि कराची रहता हूँ, अगरचे मैं इलेक्शन तो चिन्योट से लड़ता हूँ, वो मेरा होम टाउन है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कराची और सिंध में ज़्यादा काम करना होगा और मेहनत करनी होगी। यहाँ से हम कराची से अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं सब्जेक्ट के, यहाँ पे तंजीम बेहतर हो, हम डिवोटेडली काम करें। मैं तो शुरू से ही कराची में रहता हूँ, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आज से 36 साल पहले प्रेसिडेंट था, तो बिजनेस कम्युनिटी से मेरा बड़ा इंटरेक्शन है और मैं देखता हूँ मेरे ही एक दूर के कज़न थे मियाँ इजाज शफी, उन्होंने कराची से इलेक्शन मुस्लिम लीग के टिकट पे जीता 2 बार और हम तवक्को करते हैं कि अगर हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बेहतर करें, मेहनत करें तो कराची से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए काफ़ी सपोर्ट है। और मैंने ये डिस्कस भी किया अपनी पार्टी के लीडरान से कि ज़्यादा से ज़्यादा कराची को इग्नोर ना करें, बल्कि हमें अपना जो है ना यहाँ से जो तवक्को है कि हम कुछ सीटें निकाल सकते हैं। कैसर साहब, चिन्योट से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि नून लीग को कराची और सिंध में मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अवाम यहाँ पर उनके हक में बात करते हैं, थोड़ी मेहनत की जाए तो नताइज अच्छे निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कैसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने गुफ्तगू करते हुए ये भी अहम खबर हमें बताइए कि नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान आ जाएंगे और अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि नवाज शरीफ ही होंगे। एक ब्रेक अब लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब मैं बात करूंगी हमारे बच्चों की, जो कि किसी से कम नहीं है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि ख़तरनाक मुहिम जोई में भी कम उम्र किसी से कम नहीं है। एक ऐसा ही नाम है अरहान अब्बास शिगरी का, जिन्होंने इस साल जून और जुलाई में 2 पीक सर करने का सहरा अपने नाम किया है। इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं अरहान अब्बास शिगरी और उनके वालिद साहब कमर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमर साहब, आपको शौक था तो फिर अरहान को भी हो गया, ये आखिर हुआ कैसे सब कुछ? जी, ये शौक तो माशाल्लाह से बेटे को हुआ था, तो मैंने गलबन कहीं किसी मीडिया पर कहा भी था कि शौक और मोहब्बत, बेटे को शौक की वजह से चोटी की तरफ जो है रवाना हो, मैं सिर्फ बच्चे की मोहब्बत में इसके पीछे पीछे बुलंदियों तक पहुंचा हूँ। अच्छा, वैसे तो कमर साहब कहते हैं कि पहाड़ों के जो बेटे होते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनको ये मुश्किल नहीं लगता, उनके लिए तो बचपन से वो देखते आ रहे होते हैं, चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। ये आप भी इसके पीछे पीछे गए, कैसा सफ़र था? मैं ये अर्ज करूँ कि सफ़र तो बहुत ही दुश्वार रास्तों से गुजरना होता था, यानी सफ़र बहुत टफ था और बहुत ख़तरनाक सफ़र था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में कोई अपने इलाके के नाले तक नहीं गया था, लेकिन जब बच्चा खुसरगंज समिट के लिए जब जा रहे थे तो उस टीम में, पहली बात तो अर्ज करूं, उस टीम में मेरा नाम भी नहीं था, लेकिन सुबह बच्चे ने जाना था, उसकी टीम में पूरी थी, लेकिन मैं बच्चे को अकेला नहीं भेज सका, क्योंकि जो मेरे सीने पर सोने वाला बच्चा हो कि उसको मैं किस तरह जो है ना जी पहाड़ों पर भेजूं और पत्थर उसका तकिया हो। तो फिर मैं बच्चे की मोहब्बत में यह अर्ज करूं कि बच्चे की मोहब्बत में ये हिम्मत हो गई कि मैं भी समिट तक जो है बच्चे के साथ पहुंचे। सही, ज़बरदस्त। अरहान, मुझे आप बताएं, छोटे से आप हैं और आपने कैसे ही दोनों पीक सर कर ली? मुश्किल लगा या मज़ा आया, आसान था, कैसा महसूस किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ये मुश्किल तो लगा था, पर ये मेरा पहले से शौक था, क्योंकि जब भी हमें छुट्टियां होती थी हम लोग बल्तिस्तान चले जाते थे। जब भी हम लोग बल्तिस्तान जाते थे मैं पहाड़ को देखता था और मुख्तलिफ क्लाइंबर्स को भी देखता था जो सर करके आते थे और उन लोगों का नाम रोशन करते थे। और फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी पिक सर करता जाऊं और उन लोगों को बनाऊं। अच्छा अरहान, कौन से क्लाइंबर को देख के आपको शौक हुआ? मुझे हसन सतपारा। वाह जी वाह। अच्छा तो अभी क्या प्लान है? ये 2 पीक्स तो आपने सर कर ली, अब नेक्स्ट क्या करना है? मैंने अगर स्कूल की तरफ से इसी साल अगर छुट्टी मिली तो मैं स्पार्टिक सर करूंगी जिसकी हाइट 7000 है। अगर ना मिली तो मैं अगले साल करूंगी। अच्छा कमर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इतने छोटे बच्चों को इजाज़त दी जाती है या फिर मुश्किल है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, किस तरह ये मुमकिन हुआ? ये अर्ज करूं कि बच्चों को तो गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं होती है, बिलखुसूस 8 साल का बच्चा हो। यहाँ तक है कि 8 साल का बच्चा 4000 मीटर पहाड़ से जब अबाव जब जाता है तो डेथ की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब इस बच्चे के लिए भी मैंने बजाते खुद अपनी तरफ से हमारे सादिक सतपारा साहब हैं, आबिद सतपारा, मरहूम हसन सतपारा साहब का बेटा है, और जाहिद राजपूत साहब, इन 3 शख्सियात से मैंने कोई 4-5 दफा बच्चे की मुलाकात करवाई ताकि बच्चे को समझाया जाए कि बच्चा आप 4000 से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो खुसरगंज की हाइट है 6400 है, तो लिहाजा आप ना जाएं। उनकी भी काफी कोशिश रही इस बच्चे के जहन से जो जुनून है, जो पहाड़ का जो ख्वाब है, ये निकाला जाए। लेकिन यकीन कीजिएगा कि इन 3 शख्सियात ने मिलकर बच्चे को समझाया कि आप इस मुहिम जोई के लिए ना जाए। लेकिन बच्चे का जिद रहा कि मैंने किसी सूरत जाना, क्योंकि बच्चा पिछले साल गए थे और कैंप 2 से 3 कमजोर होने की वजह से और हाइट की वजह से वापस आए थे। उस वक्त बच्चा घर पहुंचने के बाद बहुत रोए थे क्योंकि मैं इसको सर नहीं कर सका इस वजह से। तो फिर हम मजबूर हो गए, तो गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ों के सिलसिले में वहाँ के बच्चों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो पिक सर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी अर्ज करूं, मेरे बच्चे के साथ 12 साल दानिश सतपारा साहब थे जो सादिक सतपारा साहब के फर्जंद थे। अब दानिश और अरहान की ये बात करूं कि अगर इनको इस वक्त भी अगर आप इनको K2 पर भेजा जाए तो इनके अंदर इतनी सलाहियत और हिम्मत है, ये इंशाल्लाह K2 भी सर कर लेंगे। बहुत खूब। जाहिर है इनके तो ब्लड में ये चीज़ शामिल है, इनके दिलों में मोहब्बत बसती है जो पहाड़ों के साथ है इन्हें। अच्छा, मैं कादिर साहब आपसे भी बात करूंगी और भी, लेकिन अरहान से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस एज में तो बच्चे खेल कूद करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपस में खेलते हैं, ये पहाड़ों पर जाने का शौक वो भी इतना शदीद, अरहान कैसे? जब मुझे पहले से क्लाइंबिंग का शौक था, जब मैं छोटा था तब से मुझे क्लाइंबिंग का शौक था। जहाँ पर मैं बल्तिस्तान में जाता था, पहाड़ देखता था, तो मैं मुख्तलिफ क्लाइंबर्स को भी देखता था जो सर करके आते थे और मुल्कों का नाम रोशन करते थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पिक सर करते जाऊँ। तो अरहान, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? और जब आपके क्लास फेलोज को पता चला कि आपने 2 पीक सर किए हैं तो उन्होंने फिर उनके तासुरात क्या थे, क्या कहा आपको? मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ और मेरे दोस्त बहुत खुश हो गए थे क्योंकि मैंने 2 पिक एक साल में 2 पिक सर किए हैं। तो आपको स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं इस शौक के लिए? पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होती आपकी? नहीं, गर्मियों की छुट्टी थी ना, जब गर्मियों की हमें छुट्टी मिली थी तब हम लोग चले गए थे बल्तिस्तान। सही। अच्छा, इसमें मैं कादिर साहब अब आपकी तरफ आऊँगी। इस शौक के लिए तो बड़ी मेहनत इस लिहाज से भी करनी पड़ती है कि हर चीज़ का ख्याल, ऊपर ऑक्सीजन भी कम होती है, मेडिकली भी ख़ुद को फिट रखा जाता है, फिर पूरी तैयारी होती है, फिर जाहिर है एक ख़तरनाक एडवेंचर है ये। तो ये बच्चे ने तैयारी कैसे की, आपने इसकी मदद कैसे की? ये अर्ज करूं कि वाकई ये बहुत खतरनाक रास्ता है। मैं तो वापसी पर कुछ हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि 99% बच्चों के डेथ का चांसेस जरूर है इसमें। अब 4000 तक तो ये है कि 70% चांसेस है, लेकिन 4000 जब ऊपर हो जाता है तो वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है, डेंजरस रास्ता है, मुश्किलात बहुत आती हैं, सर्दी बहुत होती है, बर्फ पर ही आपने चलना होता है।
लेकिन इसकी तैयारी इस तरह की थी कि सादिक सतपारा साहब, आबिद सतपारा साहब, जाहिद राजपूत साहब, अली मूसा, ये 4-5 जो हमारे बल्तिस्तान के मशहूर पोएट इमामों में हैं, तो उनके यहाँ इसने ट्रेनिंग ली थी मुख्तलिफ अवकात में। कभी सादिक सतपारा साहब इसको सिखाते थे, कभी जाहिद राजपूत साहब, कभी आबिद सतपारा साहब, कभी अली मूसा। ये 4-5 शख्सियात ऐसी हैं कोई पैमा की दुनिया में कि इन्होंने इसको ट्रेन किया, इसको बताया कि बेटा किस तरह आपने आपको बचाना है, यूज आपने जुमर को किस तरह यूज करना है, अच्छा आप इस तरह किस तरह आपने चलना है, रस्सी पर कितना वजन आपने डालना है। तो ये सारी चीजें कम अज कम कोई 15-20 दिन जो है ना बच्चे को जो है ना ट्रेन किया। ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आप इसको मज़ीद कामयाबी दें और इसी तरह मुल्क का नाम ये रोशन करता रहे, आपका नाम रोशन करता रहे। बहुत शुक्रिया कादिर शिगरी साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे। आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई भी दिल लगाकर करनी है ताकि आगे आप उस मैदान में भी कामयाब रहें। आगे बढ़ते हैं, कुछ हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट की बात करेंगे। रेलवे हेडक्वार्टर को मौसूल हो गई है रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट को लेकर अफसरान में ही इत्तफाक नहीं पाया जाता। रिपोर्ट क्या है, इसके चंद निकात आपके सामने रख देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाली जो फिश प्लेट्स थी वो मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक टूटी पटरी की जगह पर लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। हादसे के शिकार इंजन के व्हील भी ख़राब थे। 3 अफसरान की राय है कि हादसे की जगह से लाइन को जोड़ने वाली फ़िश प्लेट्स मिसिंग थी और रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की गैर जिम्मेदारी का इंकिशाफ हुआ है। सीनियर रिपोर्टर शौकत अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि रेलवे के अफसरान में आपस में इत्तफाक नहीं हो पा रहा, दूसरी जानिब की राय क्या है। शौकत आगाह कीजिएगा। जी सर, ये अलमनाक और खौफनाक जो हादसा हुआ है हज़ारा एक्सप्रेस का नवाबशाह के करीब, इसको 48 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक जो है एक तो ये ट्रैक बहाल नहीं हो सका। हादसा तो हुआ है, इसमें अब तक 38 अफराद जो हैं वो मौत का शिकार हो चुके हैं और 110 के करीब जख्मी हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि जो सिंध के डीएस है उनके मुताबिक जो 2 शोबे हैं सिंध में, सिविल और मैकेनिकल, इनकी ये गफलत है कि इन्होंने इस ट्रैक की बिल्कुल इंस्पेक्शन नहीं की। इंस्पेक्शन का बुरा हाल है, इसके जॉइंट खुले हुए थे, इसकी फिश प्लेट जो को ज्वाइन करती हैं ट्रैक को वो भी मौजूद नहीं थी, पट्टी भी एक जगह से क्रैक थी और उसको लकड़ी लगाकर जोड़ा गया। ये सारे अवामल हैं कि जिस पर ये हादसा पेश आया। बोगियाँ भी जो थी 3 वो खस्ता हाल थी। अलबत्ता ये देखा जा रहा है कि कहा गया कि इसके ऊपर गाड़ियाँ चलाना, क्योंकि ट्रैक जो है 160 साल पुराना हो चुका है, अंग्रेज दौर में ये बचाया गया था और रेलवे के पास एक ही हाल है कि ML1 बनेगा तो तब ये जाके सूरत हाल बेहतर होगी। और 31 अरब का इसका एस्टिमेट जो है 3 साल कबल लगाया गया था, लेकिन काबिल गौर बात है किसी गवर्नमेंट ने इस ट्रैक को बदलने की जहमत गवारा नहीं की और ये कहा गया कि 31 अरब रुपया लगाना यहाँ पर पैसे का गया है। तो पैसे का गया है कि कराची जाना सिर्फ दवाई कर सकते हैं जो अफराद कराची जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक की हालत जो है सक्कर डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, कोटरी, यहाँ पर बिल्कुल 300 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि चलने के काबिल नहीं रहा। जो अफसरान इससे इत्तफाक नहीं कर रहे वो क्या कहते हैं, वो उनके ख्यालात क्या हैं कि हादसे की वजूहात क्या बनी? उनका तो एक ही ख्याल है कि वह किसी तरीके से भी इसको तकरीबकारी करार दिया जाएगा और उन्होंने जो ज्वाइंट सर्टिफिकेट की जो रिपोर्ट का आपने जिक्र किया है उसमें आखिर में उन्होंने ये लिख दिया है कि इसमें तकरीबकारी के अवामल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या मुसरद नहीं किया जा सकता। तो ये लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह तकरीबकारी हो जाए, लेकिन अब तक जो तहकीकात हुई हैं मौके पर से उसमें तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं पाए गए। और अगर तो देखा जाए तो गुज़श्ता 2 सालों में रेलवे में 500 से जायद हादसा हो चुके हैं, 2 के हिसाब से हादसा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो है सिंध में हादसा हो रहे हैं। पंजाब में ट्रैक की हालत कुछ बेहतर है, लेकिन तब भी ये कोई ट्रस्ट से मस नहीं हो सका, ना इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं ट्रैक की, ना कोई इसमें अल्टरनेटिव कोई ऐसी सूरत पैदा हो रही है। तो रेलवे बिल्कुल तबाही के दहाने पर है, कोई इनका पहुंचाने हाल नहीं है और सिर्फ इंक्वायरी होती है, बाद में इंक्वायरी सब फीते की नजर कर दी जाती है और सब अच्छा कह के कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यानी जो गरीब की सवारी है उस पर कोई तवज्जो नहीं है, वो तरजीहात में शामिल ही नहीं है। अच्छा शौकत, लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो तो हमने बाकायदा तौर पर वीडियोस में देखे हैं कि नजर आ रहे हैं कि उससे जोड़ा गया है। ये पहले तो कयास रंगिया कहा जा रहा था। नहीं, बिल्कुल ये कई मरतबा ये बात हो चुकी है और बात का ऐसे भी वाक़यात पेश आए कि टूटी हुई पटरी से भी खुदा ताला ने वो ट्रेन को गुजार दिया, उसका जॉइंट खुले हुए थे, ये अल्लाह तवक्कल वो ट्रेन वहां से गुजर गई और लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। ये सूरत हाल है ट्रैक की। उसके जगह जगह आप इस ट्रैक का आप मुआवजा कर लें, विजिट कर लें, इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर जो किसी से थर्ड पार्टी से करवाई जाए तो ये सूरत हाल है। ये तो हादसा हो गया, लेकिन अब ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो धर्म भरम है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर गर्मी और हब्स में लोग फर्श पर बैठे हुए हैं और जो कुराकन में कल 3 बजे चलना था वो सुबह 6 बजे गई है।
और इस तरह अब जो मिलत एक्सप्रेस है और 5 बिजनेस लाइन एक्सप्रेस है उसको मंसूख कर दिया गया। ठीक है शौकत, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुसाफिर अजियत का शिकार हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखते हैं कि कब इस पर नजरसानी होती है और अरबाब इख्तियार देखते हैं कि इस मसले को हल करना है। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब आ जाते हैं जनाब हीरो पाकिस्तानी की तरफ। हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात हम करवाते रहें। इससे पहले हमने आपकी अरहान से मुलाकात करवाई। अब मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान ने नॉर्वे में स्ट्रीट चाइल्ड कप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। फाइनल में बारिश के बावजूद पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। इस वक्त जनाब अब्दुल्ला जो कि गोल कीपर हैं, साहिल भी गोल कीपर है, अब्दुल वहाब फुटबॉल प्लेयर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगी अब्दुल्ला आपसे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा इवेंट था ये? अस्सलाम वालेकुम। इवेंट तो बहुत अच्छा था। इसमें यूरोप की टीमें थी, लेकिन हमारे जो मैचेस हैं नॉर्वे के क्लब मुख्तलिफ क्लब के साथ हुए हैं और जो तकरीबन हमारे 8 मैच हुए हैं उसमें हमने पहले 7 मैच जीते हैं, फिर 8वां फाइनल था हमारा। फाइनल जो है हम पेनल्टी किक्स पे हार गए। उसमें अच्छा। भी फाइनल में बहुत अच्छा मैच हुआ है। पहले हमें गोल हो गया था तकरीबन पहले फर्स्ट हाफ में 10वां मिनट चल रहा था, हमें गोल हो गया। फिर फाउल हुआ है, फ्री किक मिली है, हमारा जो कप्तान है तुफैल शनवारी उसने गोल कर दिया। फिर जो मैच है बराबर हो गया, फिर पेनल्टी किक्स पे आ रहे हैं। अच्छा, पेनल्टी किक्स पे आप लोग हारे हैं। मैं अब आपकी तरफ आती हूँ। साहिल बताइएगा अब आपको ये इवेंट कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और आपने पार्टिसिपेट कैसे किया इस इवेंट में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत अच्छा लगा इस टूर में। बस नॉर्वे की टीम्स थी, यूरोप की टीम्स थी, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्वे और जो पाकिस्तान की जो टीम्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। बहुत उनकी जो होती हैं फैसिलिटीज़ होती हैं, हमें भी उस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं इधर, ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। बस इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश थी कि हम पाकिस्तान को गोल ला के दें। अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, लेकिन बस वो नसीब में नहीं था। बाकी अल्लाह ने हमें इतना चांस दिया कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें नॉर्वे में और उनका पाकिस्तान का नाम जो हम रोशन कर सकें। और बाकी बस आप सबकी दुआएं की ज़रूरत है, ताकि भी आगे भी अल्लाह का जो हम पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन कर सकें। बस यही हमारी है कि हम बिल्कुल क्यों नहीं, आपके साथ हमारी दुआएं हैं। वहाब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। वहाब, ट्रेनिंग कैसे की, एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस इवेंट में पार्टिसिपेट कैसे किया, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी ट्रेनिंग तकरीबन पिछले 4 महीनों से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में स्टार्ट थी। अच्छा। उसके बाद हम इस्लामाबाद आए, वहाँ भी 1 महीना ट्रेनिंग की और उसके बाद ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल। इससे पहले हम कतर गए थे दोहा, वहाँ भी हम रनर अप रहे और बदकिस्मती से यहाँ भी हम रनर अप रहे। नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, गोल्ड ना से सिल्वर मेडल तो आपको मिला है और आप लोगों ने जिस तरह परफॉर्म किया है। अच्छा, मुझे ये बताएगा इस इवेंट के बारे में, ये इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करता है, किस तरह आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर कौन चीज़ें देखता है, और जो लोग इसमें शिरकत करना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छा खेलते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? वहाँ ये नॉर्वे का एक कप होता है, यूथ कप, सबसे बड़ा कप होता है। अच्छा। ये हर साल होता है और तो हमारी पिछली टीम भी स्ट्रीट चाइल्ड जो थी ना इसमें हिस्सा लिए थी, वो 3री पोजीशन लेकर आई थी और इस बार हमने हिस्सा लिया। हाँ। तो इस बार हम 2री पोजीशन पर। नहीं, सही है। इस यूथ कप में शिरकत के लिए किस तरह मतलब पार्टिसिपेट किया जाए, आप थोड़ा सा गाइड करेंगे उन बच्चों को जो अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, स्ट्रीट लेवल पर खेल रहे हैं या क्लब्स में भी खेल रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट्स में शिरकत करना चाहते हैं, उन्हें तरीका नहीं पता। साहिल, आप बता दीजिए। जो हमें जो हमें जो लेके जाते हैं, जो हमारे जो ऑनर्स हैं, मुस्लिम हमें जो सपोर्ट करती है, चैरिटी है एक,
ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सपोर्ट करती है मुख्तलिफ लेवल्स पे। जैसे हमें पिछली बार कतर लेकर गए थे, स्ट्रीट शेयर वर्ल्ड कप में लेकर गए थे वो हमें, इस बार नॉर्वे कप हुआ उसमें हमें लेकर गए। बेसिकली पूरे आल पाकिस्तान में जो है इनके ट्रायल्स होते हैं मुख्तलिफ जगह पे, पूरे पाकिस्तान के हर जगह पे, इस्लामाबाद, पेशावर, लंडी कोतल, कराची, फैसलाबाद, पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ का जितना भी टैलेंट है वो इन ट्रायल्स में हिस्सा लेता है। और जो हमारे सर जो है सर रशीद साहब, वो इन जगहों पर जाते हैं और वो वहाँ का जो टैलेंट है वो उठा के लाते हैं मीरपुर में। मीरपुर में हमारा कैंप लगता है जिसमें 4 महीने 5 महीने कैंप लगता है हमारा। उसमें हम ट्रेनिंग करते हैं, सर हमें चेक करते हैं कि ये बच्चा किस लेवल का है, किस लेवल तक जा सकता है, वो हमें और ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। फिर आहिस्ता 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 एक जो कैंप है वो ख़त्म होता है और जो फाइनल टीम होती है उसको फिर अनाउंस करते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं और जो नहीं है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सही, ज़बरदस्त। ये अब्दुल्ला आप बताइएगा कि पूरा इवेंट ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ही स्पॉन्सर करती है या फिर कुछ आपको भी करनी पड़ती है फाइनेंसिंग? नहीं, ये हमारी मुस्लिम हैंड्स ही करती है। वो तो बस हमें बोलते हैं कि बस आप शिरकत करें इस टूर्नामेंट में, और जो सारा काम है इनका मुस्लिम हैंड का यही इन्होंने करना होता है और तो कोई नहीं करता। सही। जो हमारा A to Z जितना भी हमारा खर्चा होता है, मतलब जितने भी हमारी जो अखराजात होते हैं, जितने भी हमारी जो चीज़ पहनने की चीज़ें हैं वो सब कुछ मुस्लिम हैंड्स ही करती है। सही। हमारी पहनने अच्छा, की ठीक चीज़ें, है, खेलने की चीज़ें, सही, यानी कि ओवरऑल वही ये सारा एक्सपेंस बेयर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। मैं वहाँ आपकी तरफ वापस आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जिस तरह यहाँ ट्रेनिंग करते हो और उसके बाद कैंप्स लगते हैं और तैयारी करके बाहर जाते हो खेलने, वहाँ आपके जिन खिलाड़ियों के साथ मुकाबला होता है, ज़ाहिर है उनके लिए फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल अलग हैं, उनके ग्राउंड्स बिल्कुल अलग हैं, आउट क्लास है, वहाँ तो बहुत बड़ा गेम है ये। यहाँ पर इसको उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी क्रिकेट को मिलती है। तो वहाँ आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? यहाँ पे ग्राउंड्स कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं उस मुकाबले में? जी, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, फुटबॉल को इतनी नहीं दी जा रही, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना ही एक जो है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में स्टेडियम है, उधर ही हम ट्रेनिंग करते हैं और उधर ही हम सब कुछ जो है ना वो करते हैं। तो आप हुकूमत से अपील नहीं करेंगे कि कुछ किया जाए? ज़ाहिर है आप लोग प्लेयर्स हैं, आप ज़्यादा बेहतर इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। पाकिस्तान में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जैसे कि यूरोप ममालिक में। हम भी चाहते हैं कि वैसी फैसिलिटीज़ हो, हमें वैसे फ़ुटबॉलरों को सपोर्ट किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि हमें वैसे सपोर्ट किया जाए जैसे बाहर ममालिक की जो टीमें उनको सपोर्ट किया जाता है। और जो आपने पहले बात की, इस दफ़ा हाँ जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उन्होंने हमें ग्राउंड दी है एक अच्छी, और हमें हॉस्टल्स दिया है, और खाने पीने का जो इस दफ़ा था आखिरी कैंप हमारा वो सारा उन्होंने किया है। आखिर में साहिल कोई अपील जो कि आप करना चाहो, जो कमी आपको महसूस अभी हो रही है उस हवाले से? जी बस हम यही स्पोर्ट बोर्ड का, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें लास्ट में बहुत अच्छा सपोर्ट किया, हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीट किया हमें। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतने अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड किए, हमें अच्छा खेलने को मिला यहाँ पे इस्लामाबाद में, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस इंशाल्लाह आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को बुलंदियों तक लेकर जाएं। उनका झंडा जो है हर मुल्क में हम लहराएं। और हमारी गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त है कि फ़ुटबॉल के ज़्यादा से ज़्यादा लीग किए जाए और जिस तरह क्रिकेट को आगे बढ़ रही है इस तरह फुटबॉल को भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बड़ा ज़बरदस्त गेम है ये और इसका तो क्रेज़ है आजकल के बच्चों में, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, साहिल और वहाब, आप तीनों का ऐसी तरक्की करते रहें और मज़ीद ट्रेनिंग करें, मज़ीद, और आप नेक्स्ट टाइम आपने गोल्ड मेडल लेके आना है। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं जनाब, कुछ चावलों की बात करते हैं। इंडिया में चावल की बरामदात पर पाबंदी से पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। कई सालों बाद ऐसे मौक़े पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तानी चावलों की सनत को भरपूर फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसको नुकसान हो सकता है। चावल बाहर जाएगा तो जो बचेगा वो महंगा हो जाएगा। और अजीब बात यह है कि इंडिया ने चावल की जो फसल है वो अच्छी होने के बावजूद अपने जो शहरी हैं उनको सस्ते चावल मिले,
इस लिहाज से बोला है कि जी एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे और वहाँ पर चावल सस्ता होगा। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हसीब साहब जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के। हसीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसीब साहब क्या हकीकत है ये जो खबर मैंने अभी दी है कि भारत एक्सपोर्ट बैन कर रहा है, हम चावल अब बेचेंगे बाहर और बड़ा फ़ायदा होने वाला है, कितनी हकीकत है इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि वर्ल्ड वाइड इस वक्त राइस की जो प्रोडक्शन हैं वो 20-30% शॉर्ट हैं वर्ल्ड वाइड। उसकी वजह से इंडिया ने अपनी फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो रिजर्व को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने ये बैन 30 अगस्त तक का उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो 30 अगस्त का है। और मीनवाइल जो इस वक्त सीजन हमारा स्टार्ट हुआ है लॉन्ग ग्रेन का, जहां तक आप जो प्राइसेस की बात कर रही है, इस वक्त प्राइसेस तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि ज्यादा मिल रही है पाकिस्तान को लास्ट ईयर की कंपैरिजन आप करेंगी। बट द थिंग इज कि अभी इनिशियल है बहुत, अभी क्रॉप हमारी मेच्योर होना शुरू हुई है, अगले 15 से 20 दिन में हमारी क्रॉप मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज बताता चलूं कि इंडिया में इस बार बहुत ज्यादा फ्लड ने हिट करा है और उस वजह से उनकी क्रॉप काफी ज्यादा प्रोडक्शन को फर्क पड़ा है और उनकी खुद पॉपुलेशन भी 1.6 बिलियन के करीब है। उनकी लॉन्ग ग्रेन की जो प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट्स है लॉन्ग ग्रेन की, 1.2 बिलियन है। और अगर आप बात करेंगी बासमती की तो 4.5 मिलियन है इनकी एक्सपोर्ट्स। एज कंपेयर पाकिस्तान की आप बात करेंगे, पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन लास्ट ईयर थी 9.2 मिलियन। बिल्कुल वसीम साहब, ये तो हमें मालूम है कि किस गुना ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की निस्बत। मुझे ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त भारत में जो नंबर 1 का बासमती चावल है वो तकरीबन 100 रुपये किलो है, लेकिन हमारे यहाँ वही चावल जो बासमती है तकरीबन 400-450 रुपये फ़ी किलो मिलता है। इतना फ़र्क क्यों है कीमतों में? देखिए, अगर आप इंडिया की कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान की, तो इंडिया का ऑफ कोर्स करेंसी की भी डिफरेंशिएट है, वो इंडिया भी हमारे नियर अराउंड है। इंडिया बासमती की वैरायटीज इंडिया में इतनी है, लेकिन 3 गुना ज्यादा में हम बेच रहे हैं। नहीं, हमारे पास जो वैरायटीज है, हमारे पास बासमती में सिर्फ 2 से 3 वैरायटीज हैं और हमारी बासमती की डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है, स्पेशली यूरोप में। इंडिया की एक्सपोर्ट्स 2018 के बाद से यूरोप में बहुत कम हो गई हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंडिया से 3 से 4 गुना बढ़ गई हैं और डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है हमारे पास। और उसमें एक चीज आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारे यहाँ फिर भी ओल्ड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो बासमती है वो पेस्टिसाइड्स फ्री अवेलेबल होता है और हमें बहुत ज्यादा उसका एक प्रीमियम, बासमती वैसे भी हमारा प्रीमियम है और उसका अच्छा हमें प्रीमियम मिलता है। और हमारे यहाँ पे आपको पाकिस्तान में जो प्राइसिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करेंगे, देखिए हम लोग हैं ज्यादातर पाकिस्तानी की, हमारी जो मेन स्टेपल क्रॉप है वो वीट है। वीट के बाद हमारे पास आ जाता है राइस की हमारी कंजम्पशन, कभी भी हमने राइस को बैन नहीं करा गवर्नमेंट ने। इवन 2008 में वर्ल्ड फूड क्राइसिस आए थे और सब मेजोरिटी कंट्रीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स बैन कर दी थी, स्पेशली राइस की। सिर्फ वाहिद पाकिस्तान था जिसने कभी बैन नहीं करी और पाकिस्तान में हमेशा सरप्लस स्टॉक्स रहे हैं राइस के। प्राइसिंग की बात करेंगे, प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, ओवरऑल ही आपकी जो उस पे कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, डिफरेंट आपके फार्मर्स को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कॉस्ट, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बढ़ चुकी है। उस कॉस्ट का इफेक्ट जाहिर सी बात है राइस पे, उसकी क्रॉप पे तो आता ही है। और इस 2-3 साल से आपका जो फार्मर्स को है उसके प्रीमियम भी बहुत अच्छे क्रॉप्स के मिल रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी इस वक्त। देखिए वसीफ साहब, हमें कंसर्न सिर्फ इस बात से है कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारा चावल बिकेगा और हमारे पास ज़ाहिर है ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें शहरियों को इस पर बोझ उठाना पड़ेगा और महंगा चावल खरीदना पड़ेगा क्योंकि एक हर घर की ज़रूरत है, तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी। इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखें, लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन को इफेक्ट हुआ था फ्लड की वजह से। हमारी क्रॉप इंटरनल जो पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लड आया था उससे 20-30% हमारी क्रॉप डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम थी। बट अब जो है हमारी प्रोडक्शन जो है वो इस साल बहुत अच्छी सुनने में आ रहा है, तो हमारे साथ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और इंडिया ने स्पेशली जो बैन करा है वो लॉन्ग ग्रेन 86 पे करा, नॉन बासमती पे, जबकि हमारी जो मेन हम जो कंज्यूमर है
मोस्टली पाकिस्तानी वो बासमती के कंज्यूमर हैं। तो बासमती की किसी भी किस्म की एक्सपोर्ट्स पे बैन नहीं है, बासमती ओपन है सबके लिए। और हम यानी कि और इसकी प्राइसेस हम देख रहे हैं, जब क्रॉप आएगी अभी इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में आना शुरू हो जाएगा बासमती, तो हमारी प्राइसेस को फर्क पड़ेगा। ये नहीं कि हमारी प्राइसेस और डबल हो जाएंगी प्राइसेस, क्योंकि वैसे तो अजीब सा पाकिस्तान में जब एक दफा रेट बढ़ जाए तो मुश्किल ही होता है कि वो ज्यादा नीचे आए, बस 5-10 रुपए का फर्क पड़ जाता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखें हमारे राइस जो है ना, हमारा खुद हम एग्रीकल्चर है तो हमारी राइस जो है सेकंड क्रॉप है, आफ्टर कॉटन कहते थे हम, लेकिन अब राइस हमारी सबसे बड़ी क्रॉप होती जा रही है और हमारी खुद की प्रोडक्शन है, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ती। और हमारी प्रोडक्शन में राइस ने इस वक्त ग्रोइंग एरिया भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्पेशली इन पंजाब। और हमारी इस बार जो ग्रोइंग हो रही है वो 6 मिलियन एकर्स पे हो रही है। लास्ट ईयर हमारी हुई थी 5 मिलियन एकर्स पे, तो 1 मिलियन एरिया भी हमारा बढ़ गया है। और हम जो सही, चले बड़ी अच्छी बात है कि राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया और हमारे चावल अब बिकेंगे। और जाहिर है कि मांग भी है, पाकिस्तानी चावलों की दुनिया भर में जायकेदार होते हैं और पैसा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अल्लाह करे कि हमें सस्ता मिलता रहे ताकि पाकिस्तानी जो उनको कुछ परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। इसी अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लाहौर के इलाके डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड पर अमीर ज़ादों का तशद्दुद। ये वीडियो मैंने भी देखी है, बड़ी अफसोसनाक वीडियो है। बिल्कुल उस सिक्योरिटी गार्ड की उम्र का लिहाज नहीं किया गया, उसके साथ बहुत बदतमीज़ी की गई, धमकियाँ दी गई, मारा गया। और इस वक्त लाहौर स्टूडियो से मैं खुरम मलिक ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कौन लोग थे और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ। खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल सहरिश, ये डिफेंस सी का इलाका है और राया क्लब की पार्किंग है जहाँ पर गार्ड ने जो अमीरजादे हैं इनको रोकने की कोशिश की, क्योंकि पार्किंग जो है गार्ड के मुताबिक फुल पैक थी और वहाँ पर जैम टू जैम पैक थी और गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से इन अमीरजादों को जो है पहले रोका गया। लेकिन आपने देखा है कि फुटेज बड़ी खौफनाक है। अमीरजादों को जैसे ही गार्ड रोकता है तो वो गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। गार्ड अपनी जान बचाकर थोड़ा सा साइड पर होता है तो साथ ही अमीरजादे जो हैं वो तैश में आ जाते हैं। उनका मुसल्ला अफराद जो गार्ड हैं, गनमैन हैं, वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पर फायरिंग कर देते हैं। सर, इस सबसे अफसोसनाक बात वहाँ पर यह है कि वहाँ पर और भी कई अफराद जो हैं वो खड़े थे जिनकी दिलों में यकीनी तौर पर खौफ व हरास फैल गया है। पुलिस की जानिब से 324 और 440 और 506 बी की दफात के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक ताहाल जो मुलजमान है वो आज़ाद है। पुलिस के मुताबिक निशानदही जो है इन अमीरजादों की हो गई है। ये बरकी के रिहायशी हैं, बरकी का इलाका है जो बिल्कुल डिफेंस फेज 6 के बिल्कुल साथ एक कच्ची आबादी है, वहाँ के ये रिहायशी हैं और वहाँ के सुना है कि नंबरदार भी हैं। अमजद म्यू इनका नाम है, जिनके ये साथी हैं जिन्होंने ये तमाम तर मामलात जो हैं वो किए हैं। पुलिस का यही कहना है कि जो छापे हैं मारे गए हैं, लेकिन मुल्जमान अभी तक घर में भी नहीं आए और मौके से फरार है। पुलिस का मुताबिक यही कहना है कि, लेकिन सैरिश इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर पुलिस मुल्जमान की निशानदही कर भी लेती है तो लेकिन इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, अमीरजादे जो फायरिंग करते हैं वो भाग जाते हैं, अपने मुलाजमीन को जो है वो पुलिस की हिरासत में जो है वो जमा करवा देते हैं, पकड़वा देते हैं कि जी इन्होंने फायरिंग की। लेकिन फुटेज में वाज़ह तौर पर अब शक्लें जो है वो नज़र आ रही हैं। जो अब्बास अली मुतासरा गार्ड है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा अफसुर्दा था कि हमेशा गरीबों पर ही अमीरजादे क्यों तशद्दुद करते हैं। तो यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चुप कराने के लिए पैसों की ऑफर की जाती है और डराया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई खामोश हो जाओ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ फिर अपने मुलाजिमों को आगे कर दिया जाता है कि इनको बाद में निकलवा लेंगे, फ़िलहाल तो मामले को रफा दफा करने के लिए इनको आगे किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका खुरम, आपने हमें इस मामले से आगाह किया। देखते हैं कानून कब प्रॉपरली हरकत में आता है। FIR तो दर्ज हो गई, इनकी गिरफ्तारी लाजमी अमल में आनी चाहिए ताकि सबक मिले कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर इस तरह के बुज़ुर्ग शहरी के साथ जो कि सिक्योरिटी गार्ड है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें। अगर आप बाहर निकले और ऊपर से असले के जोर पर आप दंदनाते फिर रहे हैं, इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक। अब बात करते हैं कमसिन मुलाजिमा रिजवाना की, जिस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुलजिमा अब कानून के शिकंजे में आ चुकी है और गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। बच्ची की हालत अब कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, जानने के लिए ताबिश हमें अस्पताल से ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि डॉक्टर्स अब क्या बता रहे हैं रिजवाना की सेहत के हवाले से। ताबिश, आगाह कीजिए। हाँ देखें, बिल्कुल रिजवाना तशद्दुद के साथ रिजवाना को 16 रोज हो चुके हैं और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है। रिजवाना को अभी भी मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो लाहक हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि रिजवाना के ब्लड में जो इन्फेक्शन था, जिसे सेप्सिस कहा जाता है, वो अब बहुत कम हो गया है। और आज जो है 3:30 बजे के करीब जो है ये बात का फैसला किया जाएगा, क्योंकि रिजवाना के जो दोनों बाजू हैं वो फ्रैक्चर है। फैसला किया जाएगा कि जो सर्जरी है वो कब की जाएगी। तो दिन ब दिन जो हालत बेहतर नजर आ रही है और रोजाना की बुनियाद पर जो अद्वियात है, एंटीबायोटिक है, उनको चेंज किया जा रहा है। लेकिन अभी तक रिजवाना ने उस तरह खाना शुरू नहीं किया कि जिस तरह एक नॉर्मल इंसान खाता है। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दिन ब दिन बेहतरी जो है वो आ रही है, तो इसलिए मजीद कुछ दिन जरूर लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहा यह जा रहा है कि 10 रोज में रिजवाना को डिस्चार्ज अस्पताल से, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर अपने घर जाए और उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट वापस आए जो हमने तस्वीरों में देखी है। बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। अब आ जाते हैं जनाब जश्न आज़ादी की बात करते हैं, क्योंकि अब कुछ ही रोज़ बाकी रह गए। आई थिंक मंडे का दिन होगा और 14 अगस्त हम मनाएंगे, अगला पीर जो आने वाला है। तो तैयारियां कैसी चल रही हैं ये जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ शहजाद पेशावर से, जबकि शहजाद अली इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाड़काना से। तो पहले लाड़काना चलते हैं। शहजाद बताइएगा क्या तैयारियां हैं, स्टॉल सज चुके हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी, जश्न आज़ादी की बात की जाए तो लाड़काना इस वक्त सब्ज हलाली परचमों की बहार से सज चुका है। मैं इस वक्त भी लाड़काना की एक मसरूफ़ तरीन शाहराह पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉल सजे हुए हैं और लोग जो हैं वो बहुत ही गर्म जोशी से जो है वो मुख्तलिफ बैजेस की, परचमों की और मुख्तलिफ हैंड बैंड की ख़रीदारी कर रहे हैं। और लोग जो हैं वो तैयारियों में मशगूल हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर टैबलोस तैयार किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रोग्राम शेड्यूल के 14 अगस्त को जो है सही तैयारियां करवाई जा रही हैं। अभी भी लोग जो है वो शहरी खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, खरीदारी में शहरी मसरूफ है और जैसे जैसे दिन करीब आएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बच्चे बड़े सभी स्टॉल्स पर और सब्ज हिलाली परचमों की बहार होगी। मैं अब आ जाऊंगी कि अब आसिफ आपकी तरफ आऊँ। पेशावर में बच्चे बड़े किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, तैयारियां क्या हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह के हमारा योम आज़ादी है तो हर कोई यही चाहता है कि इसको भरपूर तरीके से मनाया जाए। पेशावर भर में जो है सब परचमों की भरमार है, हर तरफ जो है सब हिलाली परचम लहराए गए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाएंगे कि तैयारियां जो हैं, जो अब के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो चूड़ियाँ हैं वो बनाई गई हैं, उनके लिए क्लिप बनाए गए हैं, चूड़ियाँ हैं, झंडे हैं और मास्क जो हैं शहरी बहुत ख़ुसूसी तरीके से ख़रीद रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, आज का दिन जो 14 अगस्त का दिन है कैसे मनाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख फजल है कि हम आज़ाद हैं और माशाल्लाह छोटे बड़े सब खुशी इज़हार कर रहे हैं, अपने ख़रीदारी कर रहे हैं, सब कपड़े भी खरीदे, बेज भी खरीदे, सब कुछ खरीदे, झंडे भी खरीद रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज़ाद हैं। बच्चे क्या फरमाइश कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या ख़रीदा जा रहा है? बच्चे ये फरमाइश करते हैं अपने कपड़े ख़रीदो, झंडे ख़रीदो हमारे लिए, ये बेज खरीदो, ये सब फरमाइश करते हैं बच्चे। बिल्कुल, जिस तरह शहरियों का कहना है कि बच्चों की फरमाइशें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के लिए ख़रीदारी हो रही है। जो शहर भर में जो झंडे हैं वो जो है लगाए गए हैं और घरों पर झंडे लगाने के लिए ख़ुसूसी खरीदारियाँ की जा रही हैं। शहरी जो है गाड़ियों पर झंडे लगाए जा रहे हैं, घरों को झंडियों से सजाया जाएगा। शहजाद आपकी तरफ वापस आती हूँ, मुझे बताइएगा महंगाई कितना इफेक्ट कर रही है इस बार तैयारियों को? जी, महंगाई की अगर बात की जाए तो शहरी महंगाई से तो बहुत तंग है, लेकिन जो जश्न आज़ादी की एक खुशी होती है, जो आज़ाद होने का एक एहसास होता है, वो इन तमाम दुखों और तकलीफ़ों को भुला देता है। लोग जो हैं वो ये एक वाहिद ऐसा वक्त है, मैं समझता हूँ कि जब
एक कौम जो है वो यकजा होके अपनी बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करते हुए अच्छे वक्त की जो है वो तमन्ना और उम्मीद के अंदर लग जाती है। तो महंगाई तो है, जो चीज़ें जश्न आज़ादी के हवाले से पिछले साल अगर कोई चीज़ 5 रुपए की थी तो वो अब 10 रुपए की हो चुकी है। लेकिन हम जिंदा दिल कौम शायद आज़ादी के मामले में लोगों को हम कोशिश करते हैं कि उसी में हम अपने जश्न को मनाएं, अपना दिल खुश करें, इजहार करें अपनी मोहब्बत का, अपनी हुब्बुल वतनी का। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद और आसिफ शहजाद, आप दोनों का ने हमें लाड़काना पेशावर की सूरत हाल से आगाह किया। इस वक्त मुझे उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी हैं बोल प्रेडिक्शन में, उनको मैं वेलकम करूंगी शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्लाह का, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस हैपनिंग्स चल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। आगे आपको पता है कि आज केयर टेकअप सेटअप का भी ऐलान मुतवक्की है, तो मैं चाहूँगी कि पहले आप इसी हवाले से कार्ड्स निकालने का, असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं, आज ऐलान होना है, तो क्या आपके कार्ड्स बता रहे हैं? हफीज़ शेख साहब का जो नाम है उस पर काफ़ी कहा जा रहा है कि बेस्ट ऑप्शन इसको तस्वुर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हफीज शेख साहब के लिए जो कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कार्ड तो अच्छा है और मुझे लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ें जो है तमाम जो पार्टीज़ की मुत्तफ़िका राय हो सकती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो काफ़ी चांसेस हैं शेख साहब के लिए। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा उन साहब, नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। फिर हम देख रहे हैं कि सीएम सिंध ने कल कहा है कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल होंगे, तो ज़रा कार्ड्स निकालेंगी किसके कार्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? ओके, अभी तो देखिए वक्त से पहले बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अभी इलेक्शंस होंगे और एक पूरा नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि कौन बनेगा, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि इन दोनों के कार्ड्स में से अच्छे कार्ड्स किसके निकल रहे हैं कि जिसके सितारे जरा कुछ चमक रहे हैं? कार्ड्स तो बहुत अच्छे, देखिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ नवाज शरीफ साहब के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बिलावल भुट्टो के लिए है, तो दोनों की काफी चांसेस हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफरेंस मुझे फील हो रहा है वो बिलावल जरदारी के लिए जो है वो ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग अगर हम कंपेयर दोनों को करें, नवाज शरीफ के भी वैसे बहुत अच्छे कार्ड हैं इस वक्त। नवाज शरीफ की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत खुश हैं, जो भी मामलात चल रहे हैं उनसे वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेशन नजर आ रही है नवाज शरीफ की, इस वक्त वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो जो मामला इस वक्त सिचुएशन चल रही है तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आ रही है नवाज शरीफ के लिए। फिर अगर हम बिलावल जरदारी की बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगर बिलावल जरदारी को भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर मतलब बनाया जाए या रिकमेंड किया जाए तो वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अच्छा, अब जिन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं, उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? उनको कब तक रिलीफ मिलेगा? क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, इस वक्त तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्टक हुए भी है। जो हालात नजर आ रहे हैं पीटीआई के लिए वो इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ट्स का यानी कि 5 तलवारें नजर आ रही है, चारों तरफ उनके तलवारें हैं, यानी कि दुश्मनियां नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा उनको फंसाया जा रहा है, हम इसको ये कह सकते हैं। तो थोड़ा सा परेशानी भी है, डिप्रेशन नजर आ रहा है, ब्लॉक सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आगे सैरिश जो कार्ड मेरे पास आया जस्टिस का कार्ड है, तो इनको इंसाफ तो मिलेगा। ये नहीं है कि ये इसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे, ये वक्ती सिचुएशन बिल्कुल अदालतें मौजूद हैं इंसाफ के लिए। अच्छा उन साहब, होरोस्कोप की तरफ आ जाते हैं क्योंकि लोग मुंतजिर होंगे, उनका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, जरा बताइएगा। जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों का थोड़े चैलेंजेस रहेंगे आने वाले हफ्ते में। एरीज वालों के लिए काम के हवाले से, अगर मैरिड लाइफ देखें या अगर सिंगल हैं तो भी, पर्सनल लाइफ के हवाले से भी एरीज बुझुमल वालों के लिए थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन कोई भी काम इनको करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल इनको करनी, कोई भी अचीव करना चाहते हैं गोल तो इनके लिए स्ट्रगल जरूरी है। टॉरस वालों की बात करें तो शादी के जो है सिचुएशन टॉरस वालों की बनती हुई नजर आ रही है, कोई विशेस पूरी हो सकती है, ख्वाहिश जो कोई भी करेंगे, अगर लव मैरिज करना चाहते हैं
किसी को पसंद करते हैं या कुछ भी ऐसे मामलात हैं, या अगर कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, सफ़र नज़र आ रहा है टॉरस वालों का, अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे मामलात हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं टॉरस वालों के। जेमिनाई की बात करें तो जेमिनाई वाले थोड़े से मतलब कुछ नया स्टार्ट, कुछ नई बिगनिंग हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, कोई नई जॉब बन सकती है, कोई नया दोस्त बन सकता है, लेकिन थोड़े जेमिनाई वाले टफ सिचुएशन में रहेंगे। कोई भी चीज़ इनको हासिल करनी है लेकिन मुश्किल से हासिल होगी, इजीली नहीं होगी, रुकावटें ये आएंगी। कैंसर की बात करें, कोई फैसला ले सकते हैं कैंसेरियंस अपने काम के हवाले से, अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई अहम डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कैंसेरियंस को मैं एडवाइस करूंगी बी प्रैक्टिकल। आपने जो भी फैसला लेना है प्रैक्टिकली लेना है। और कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए भी न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ नया शुरू कर सकते हैं, बड़े पैशनेट हैं अपनी जॉब के हवाले से या अपने लव लाइफ्स के हवाले से, शादी के भी चांसेस हो सकते हैं। वर्गो वाले जो हैं वो थोड़े से मतलब ये है कि कोई ब्रेकअप वगैरह के चांसेस हैं, लव लाइफ थोड़ी सी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सैड एनर्जी नज़र आ रही है, काफ़ी लोगों की जैसे ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, या अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो सोच समझ के ये फैसला करें, जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। लिब्रा वाले जो हैं वो अगर पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है, सोच समझ के कीजिएगा, वरना आपको कोई नुकसान या लॉस हो सकता है। अच्छा, उनसे स्कॉर्पियो कुछ डिफरेंट उनकी लाइफ में एक जी उनसे बताइए। स्कॉर्पियो से, स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो जी ट्रैवलिंग एक तो हमेशा स्कॉर्पियो की आती है, और दूसरा सेहत का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि स्टमक से, पेट से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है, तो हाइजेनिक फूड आपके लिए घर का खाना खाइए। और इसके अलावा जो है वो कुछ करियर में उनकी थोड़ी चेंज आ सकता है, अगर पैसे कहीं फंसे हैं तो इनको दोबारा वापस मिल सकते हैं। सेजिटेरियस वालों के काम के मामला थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, यानी कि पेमेंट्स कहीं स्टक हो गई, कुछ अर्से बाद मिलेंगी, या प्रोजेक्ट अगर कोई मिलने वाला है, या रिश्ते जैसे प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो चीज़ें डिले हो सकती है। कैप्रिकॉर्न वाले अपने सेहत का ख्याल रखें, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस मत होइएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वाले जो टाइम आने वाला है वो बहुत मसरूफियत का टाइम नजर आ रहा है। एक्वेरियस जो है वो कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, या लेकिन बच्चों पे आपने थोड़ा, अगर आपके अपने बच्चे हैं तो बच्चों को ज़रूर टाइम दीजिए, बच्चों को तवज्जो दीजिए। पाइसेस वाले थोड़ा डबल माइंडेड हो सकते हैं अपने लव लाइफ को लेके, प्रपोजल्स को लेके, या बिजनेस को लेके, दो काम कर सकते हैं, या जॉब के साथ बिजनेस करें तो अच्छा है, बिजनेस के साथ अगर कोई जॉब भी करें या कोई और बिजनेस, उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए। पाइसेस वाले आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ है उस पे स्टक मत होना है, आपने आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। चले जी, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा आपने सबको गाइड कर दिया है। अब उनको मालूम होगा कि उन्होंने क्या आगे करना है। मेरे साथ उनसा मौजूद थी, उनसा का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।